आज का टॉपिक है थायराइड से रिलेटेड। तो हमने नाम तो बहुत सुना है थायराइड की प्रॉब्लम्स का, बट एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली हम आज के टॉपिक में बात करेंगे कि थायराइड होता क्या है, उसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई क्यों दिखाई दे रही है हम लोगों को आजकल। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि थायराइड डिसऑर्डर ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। कहीं मतलब हर कंट्री में आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स नजर आएंगे, सुनाई देते हैं। और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इसके साथ में जुड़ी हुई कि थायराइड का प्रॉब्लम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा अनडायग्नोज्ड है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये रीज़न भी है कि कई बार ये अनडायग्नोज रहता है और फिर बहुत बाद में जाके लोगों को ये पता चलता है कि उसका थायराइड का प्रॉब्लम था उनको। तो अभी थायराइड है क्या? थायराइड एक ग्लैंड है जिसको कि एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। टोटल 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होती है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स। उसमें से ही एक है हमारी थायराइड ग्लैंड, जो एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सारी की सारी बॉडी के अंदर ये हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, जो अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर अलग अलग इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के काम आते हैं। तो अगर हम थायराइड की बात करें तो ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। और ये बेसिकली हमारा सिचुएटेड होती है हमारे नेक एरिया में। तो जो हमारा विंड पाइप है उसके पीछे ही होती है ये, और ये बटरफ्लाई शेप की होती है, मतलब एक तितली की तरह इसका शेप होता है। बहुत छोटी सी होती है लेकिन उसका शेप जो है वो एक तितली जैसा दिखता है। और अगर थायराइड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, थायराइड हार्मोन में प्रॉब्लम आता है, तो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि थायराइड की क्या इंपॉर्टेंस है थायराइड हार्मोन्स की, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन बेसिकली, या एडोलेसेंट्स जो ग्रोइंग एज में है, जो डेवलपिंग एज में है, उनके अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थायराइड हार्मोन्स का। उनका जो न्यूरोकॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है, मतलब उनके जो दिमाग का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं। एडल्ट्स में तो क्या ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है, बट जो बच्चे हैं हमारे, उनके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट चलता रहता है, उसको बोलते हैं न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंट। और वो डेवलपमेंट बेसिकली कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है हमारे थायराइड हार्मोन्स से। तो अगर उनमें किसी तरह का ऊपर नीचे है, मतलब कम या ज्यादा हो रहा है थायराइड हार्मोन, तो उस केस में उनके जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है उसमें असर पड़ता है। उसके अलावा अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो ओवरऑल हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू ही रेगुलेट होते हैं। उसके अलावा जैसे हमारा ब्रीदिंग है, हमारा हार्ट रेट है, हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके अलावा हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है बेसिकली वो रेगुलेट होता है हमारा थायराइड हार्मोन्स के थ्रू। अभी अगर हम बात करें कि थायराइड ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, तो उसके पहले हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि थायराइड हार्मोन्स कौन से हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, वो 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है, जिनको थायराइड हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। पहला है T3, मतलब ट्राई आयोडोथायोनिन। दूसरा होता है T4, उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। और T3 जो है वो एक एक्टिव फॉर्म होता है उसका थायराइड हार्मोन का, जबकि T4 जो है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म होता है। ये लेकिन प्राइमरी हार्मोन होता है और ये इनएक्टिव होता है। ये एक्टिव कब होता है? किसी जैसे कोई लिवर है या किडनीज है, जब वहां तक पहुंचता है, वहां पर जाके ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी उसको यूज कर सकती है डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। और अगर हम बात करें फंक्शंस की, थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है या जो हार्मोन्स है उनका क्या फंक्शन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है कि ये रेगुलेट करने में हेल्प, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे कि हमने खाना खाया है, उसके बाद हमारा डाइजेशन हो गया, उसके बाद मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, हमें ये सारी चीज़ें पता हैं। और उसके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू ही बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और इन सब प्रोसेस के बीच में क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बॉडी हमारी यूज करती है अपने डिफरेंट जो बॉडी के फंक्शंस है उसको करने में। तो ये जो मेटाबॉलिज्म का पूरा प्रोसेस है ये थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू ही कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसको भी जैसे कि हमने सुना अभी, इन्फेंट्स या चिल्ड्रन जो भी बच्चे हैं उन सब में उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है थायराइड हार्मोन्स का। उसके अलावा मेंटेनिंग
बॉडी टेम्परेचर। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको रेगुलेट करने का काम थायराइड हार्मोन्स के थ्रू ही होता है। और यही रीजन है ऐसे लोग जिनमें हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में ये काम ठीक से नहीं हो पाता है, बॉडी ठीक से टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। और इसलिए ऐसा होता है जिनको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है उनको बहुत ठंड लग रही होती है, जबकि हाइपरथायराइडिज्म के केस में क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेट हो रहा है वो हमारे थायराइड हार्मोन्स के थ्रू ही हो रहा है। जिनको हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है उनको गर्मी बहुत लगती है, ऐसे लोगों को। तो नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट रेट का रेगुलेशन। तो जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं वो हार्ट रेट को रेगुलेट करने का भी काम करते हैं, क्योंकि जैसा हमने बात किया कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो थायराइड हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होते हैं। तो जो नॉर्मल जो बेसिक प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, जैसे हमारा ब्रीदिंग है, हमारा हार्ट रेट होता है, हमारा बीपी है, ये सारी चीजें किससे रेगुलेट हो रही है, ये थायराइड ग्लैंड के थ्रू ही रेगुलेट हो रही हैं। इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपने सुना होगा अगर कोई एक टर्म बीएमआर डॉक्टर्स यूज करते हैं कि बीएमआर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो ये भी आपका जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन्स है, उसके थ्रू ही ये रेगुलेट हो रहा है। तो ये हुई हमारा इंपॉर्टेंस की बात कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन्स जो हम बोलते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम ये बात करेंगे कि किस तरह से काम कैसे करती है थायराइड ग्लैंड, उसका फंक्शन होता कैसे है। तो जैसे हमने बात किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टोटल 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर। तो उनमें से हम 3 के बारे में यहाँ बात करेंगे। एक तो हो गई हमारी थायराइड ग्लैंड, उसके अलावा एक होता है हाइपोथैलेमस और एक है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों ही हमारे ब्रेन के अंदर होता है। अभी हाइपोथैलेमस जो है हमारा, वो ब्रेन के अंदर बहुत छोटा सा पार्ट है। उसका काम क्या है, वो बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उनके बीच में कनेक्टर का काम करता है, उन दोनों को कनेक्ट करता है। और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि मास्टर ग्लैंड है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। अभी ये क्या करेगा, टीआरएच जो एक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, इसको रिलीज करता है। और ये हार्मोन रिलीज होकर जाता है पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी एक दूसरी ग्लैंड है, वो भी ब्रेन के अंदर ही है, और इसको मास्टर ग्लैंड का नाम दिया जाता है। और ये ग्लैंड बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, सिग्नल भेजती है बेसिकली। अभी जब टीआरएच इसके पिट्यूटरी के पास आता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलता है कि नाउ इट इज योर टर्न। अभी ये क्या करेगी, टीएसएच को रेगुलेट करती, टीएसएच को रिलीज करती है। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसा इसका नाम है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग, मतलब ये आप थायराइड को जाके स्टिमुलेट करेगी, उसको सिग्नल देगी। अभी हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो है हमारे नेक एरिया में। पिट्यूटरी से चल के जो टीएसएच आया है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को जाकर उसको सिग्नल भेजेगा। और जो कि थायराइड ग्लैंड है हमारी, वो अब जो है हमारे थायराइड हार्मोन्स को बनाती है, सिंथेसाइज करती है और वो रिलीज कर देती है ब्लड के अंदर। तो थायराइड हार्मोन्स हमारे हैं T3 एंड T4। जब थायराइड ग्लैंड को सिग्नल मिल गया पिट्यूटरी का, अभी उसने रिलीज किया थायराइड हार्मोन्स, तो दोनों तरह के थायराइड हार्मोन्स हमारे रिलीज हो जाते हैं ब्लड के अंदर, और जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो सारे रेगुलेट होते हैं। अभी इस तीनों जो ग्लैंड्स है ये मिलके बनाती हैं HPT एक्सिस बोलते हैं इसको, मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड। इन तीनों का एक सिस्टम है, ये तीनों आपस में मिलकर काम करती हैं। और ये इनका इस तरह से काम होता है कि एक नेगेटिव जो बैकवर्ड फीडबैक भी जाता है। अभी क्या होगा कि ब्लड के जब भी बॉडी के अंदर आपका थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो तुरंत हाइपोथैलेमस जो है उसके पास सिग्नल पहुंचता है और वो तुरंत टीआरएच को रिलीज करेगा पिट्यूटरी को सिग्नल देने के लिए। पिट्यूटरी रिलीज करेगा टीएसएच को कि आप थायराइड को जाके सिग्नल दो, थायराइड रिलीज करेगा थायराइड हार्मोन। तो अब जैसे ही थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, तो वापस सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि वो अभी आपको जो रिलीज है उसको रोक देना है। जो टीआरएच का रिलीज है या टीएसएच का रिलीज है वो उसी समय पॉज हो जाता है, बंद हो जाता है, और जो थायराइड ग्लैंड का, थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो आपका नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इसी तरह का प्रोसेस चलता रहता है इन तीनों चीजों के बीच में। तो ये तो हमारी बात हो गई कि किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो किस तरह से काम कर रही है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा कि थायराइड डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। थायराइड ग्लैंड्स के बारे में हमने समझा, थायराइड हार्मोन्स के बारे में समझा। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि थायराइड डिसऑर्डर्स कौन से हैं।
कौन कौन से मेन प्रॉब्लम्स हैं जो थायराइड ग्लैंड की वजह से या थायराइड हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो थायराइड ग्लैंड की वजह से होती हैं, हार्मोन्स की वजह से। पहली होती है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरी होती है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के केस में जो आपकी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो अंडर एक्टिव हो जाती है, मतलब जो थायराइड हार्मोन का रिलीज है वो कम हो जाता है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म का केस है, उसमें क्या होगा कि जो आपकी ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाएगी, मतलब ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज होंगे ब्लड के अंदर। तो जब हाइपोथायराइडिज्म, बिल्कुल ऑपोजिट, ऑलमोस्ट ऑपोजिट रिएक्शन चलती हैं आपके हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के केस में। बट हाइपोथायराइडिज्म वो मोस्ट कॉमनली आप देखोगे, जो आजकल जो केसेस मिल रहे हैं वो ज्यादातर आपको हाइपोथायराइडिज्म के मिलेंगे। और लोग ऐसा बोलते हुए कि हमको थायराइड का प्रॉब्लम है, मतलब मोटे होने वाला प्रॉब्लम है। और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कभी अगर सुना हो आपने, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि हमको पतले होने वाला प्रॉब्लम है। ऐसे नॉर्मल भाषा में लोग बात करते हैं कि हमको पतले होने वाला थायराइड है। तो उसका मतलब यह है कि मतलब उनको हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है और वो ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज कर रही है। क्योंकि थायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि वेट गेन और वेट लॉस हमें देखने को मिलता है अलग अलग सिचुएशंस में। तो अभी क्या हो रहा है कि थायराइड हार्मोन्स हमारे अलग अलग जो फंक्शंस हैं बॉडी के, उसको रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। और किस तरह से हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करती है, कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करती है, वो सब चीजें थायराइड हार्मोन हमारा कंट्रोल करती है। अभी क्या हो रहा है, जो हमारा जो हार्ट रेट है, जब हाइपोथायराइडिज्म का केस होगा उसमें क्या होगा कि जो हमारा जो हार्ट रेट है वो कम होगा। और मतलब लोगों को बहुत डिप्रेशन फील होता है, कई बार लोगों को बहुत ज्यादा उनकी जो वॉइस है वो खराब सी हो जाती है, होर्स वॉइस। आपने कई बार अगर देखा हो, जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है उनके केस में अगर उनको ज्यादा है प्रॉब्लम, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी आवाज चेंज हो जाती है, थोड़ी होर्स, थोड़ी सी अलग सी आवाज आती है। उसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं कि उनके अंदर एक तो स्लो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, प्लस उनको ठंड बहुत लगती है, वो ठंड उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। प्लस उसके अलावा उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, स्किन ड्राइनेस हो सकती है, और हेयर्स, बाल जो है वो भी थोड़े कई बार पतले हो जाते हैं, और उनको मसल वीकनेस भी फील होती है। कई बार उनका हार्ट रेट स्लो हो जाता है और थोड़ा थोड़ा कभी कभी मेमोरी का प्रॉब्लम भी होता है। अभी दूसरा, अगर हम बात करें हाइपरथायराइडिज्म के केस में, जहां पर ओवर एक्टिव है ग्लैंड, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर थोड़ा ऑपोजिट सिम्टम मिलते हैं देखने को। वहां पर आपका वेट लॉस होगा, वहां वेट गेन नहीं हो रहा है, वहां वेट लॉस होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ गया है। तो आपका जो गेन के बजाय वेट लॉस हो जाएगा, मतलब क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गई हैं, और जो आपका हार्ट बीट है, हार्ट रेट जो है वो भी बहुत बढ़ जाती है। और ऐसे लोग ना बहुत ऐसे नर्वस से फील होते हैं, बहुत ज्यादा उनको नर्वसनेस फील होती है, उनको गर्मी बहुत लगती है। उसके अलावा उन लोगों के हाथ जैसे ऐसे कांप रहे होते हैं, कई बार उनको सोने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका हार्ट रेट ज्यादा होता है, उनको सोने में कई बार प्रॉब्लम फील होती है, और उनको स्वेटिंग बहुत होती है। तो ये बेसिकली हाइपर एक्टिव के केस में होता है। तो क्योंकि ये फंक्शन, वैसे तो ये सिम्टम्स हमने बात किया जैसे तो हमें समझ में आ रहे हैं, बट ऐसा अगर नॉर्मल केस में लोगों से पूछा जाए तो वो इतना ज्यादा इसको एनालाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं, और यही रीजन है कि वो डायग्नोसिस नहीं हो पाता है कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। अभी तो फिर भी लोग थोड़ा अवेयर हो गए हैं कि हाँ थायराइड का प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो एक बार को करा लेते हैं अपना थायराइड टेस्ट और उनको पता चल जाता है प्रॉब्लम है। अदरवाइज इसके सिम्टम्स इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं, एंड ये रीजन है कि लोग थायराइड टेस्ट नहीं कराते हैं और लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि थायराइड टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है जिसकी वजह से लोगों को ये पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड में या थायराइड हार्मोन्स में। तो और इसके लिए अगर टेस्ट कराने की बात करें तो टेस्ट एक ही है, वो ब्लड टेस्ट होता है जिसमें थायराइड प्रोफाइल कराया जाता है, और उसके अंदर अगर आपने देखा हो, कभी किसी की रिपोर्ट पढ़ी हो, उसमें TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा था, उसका लेवल आपको दिखाई देगा। वो यूजुअली बढ़ा हुआ होता है जिनको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। और उसके अलावा T3 आपको मिलेगा और T4 मिलेगा। ये दोनों हार्मोन्स का लेवल आपको कम दिखेगा अगर हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। और हाइपरथायराइडिज्म के केस में उल्टा हो जाएगा। उसके केस में क्या होगा, जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो होगी उसमें आपको दिखेगा कि TSH का लेवल कम है, T3 T4 आपको बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये ऑलमोस्ट ऑपोजिट होता है। अभी अगर हम बात करें कि जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स बताते हैं, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स बताते हैं, डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको
पूरा टाइम आप एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको बोलते हैं, वो आपको मतलब जो एक सिंथेटिक हार्मोन है वो आपको दे दिया जाएगा। उसका नाम होता है लिवोथायरॉक्सिन। वो बेसिकली क्या करेगा, आपके जो बॉडी के अंदर जो नेचुरल थायराइड हार्मोन है उसको रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पे खुद काम करता है वो। तो आपके जो बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन की जो कमी हो रही थी उसको ये पूरा कर देता है। जो अलग से आप टैबलेट खाते हैं सुबह एंटी स्टमक, वो दवाई से ये आपका जो हार्मोन है उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाती है। अभी नेक्स्ट आता है कि अगर हम हाइपरथायराइडिज्म के किसी को प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टर एंटी थायराइड मेडिकेशंस देते हैं या बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। अब अगर मेनली जो हम जब बात करते हैं कि कॉमनली जो हमें मिलता है वो है हाइपोथायराइडिज्म के केसेस मिलते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, जिस केस में डायरेक्टली हमारी थायराइड ग्लैंड वो ही अफेक्टेड होती है, उसका जो थायराइड हार्मोन का रिलीज है वो उसका कम हो जाता है, लो लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स मिलता है। और ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो T3 T4 का जो लेवल है वो बेसिकली कम हो जा रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको लगता है कि लेवल कम है तो मुझे वो TSH का लेवल बढ़ा देती है। एंड यही रीजन है जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हो आपको TSH का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि पिट्यूटरी को लगा है कि यहाँ पर T3 T4 का लेवल कम है तो वो अपना लेवल बढ़ा देती है कि उसको ये लगता है कि शायद T3 T4 का लेवल कंट्रोल हो जाएगा। पर क्योंकि थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, वो जो है लेवल वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है, और इसलिए बाहर से थेरेपी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। उसके केस में क्या होता है कि अभी थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं है, अभी यहाँ पर है कि जो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो TSH रिलीज कर रही थी थायराइड के लिए, वो ही अंडर एक्टिव होती है। और जब वो अंडर एक्टिव है तो वो थायराइड ग्लैंड को सिग्नल नहीं भेज पाएगी और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो पाते हैं टाइम पर। नेक्स्ट आता है टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म। टर्शियरी के केस में क्या हो रहा है कि जो हाइपोथैलेमस अफेक्टेड है, जो TRH रिलीज कर रहा था, क्योंकि तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो जब TRH का रिलीज नहीं हो रहा है तो थायराइड हार्मोन भी ठीक से नहीं निकल पाते हैं, और उस केस में भी थायराइड का से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। बट वो बात अलग है कि ये सारे प्रॉब्लम्स मतलब बहुत ज्यादा नहीं देखने में आते, रेयर कंडीशंस हैं ये। प्राइमरी जो हाइपोथायराइडिज्म है वो ही आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और चौथी जो प्रॉब्लम है वो है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। तो ये कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि प्री डायबिटीज वाला केस है, कि जैसे प्री डायबिटीज के केस में कहते हैं कि अभी हुआ नहीं है लेकिन हाँ रिस्क है कि लॉन्ग टर्म में इन लोगों को डायबिटीज हो सकता है। उसी तरह से सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है कि इन लोगों को अभी थायराइडिज्म हुआ नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट हाँ इनको हाई रिस्क है थायराइड होने के इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि उनके केस में थोड़ा सा TSH का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ आता है अगर वो ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको थोड़ा अपने थायराइड लेवल को बीच बीच में चेक कराना चाहिए। तो जिन लोगों को भी थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको डॉक्टर्स मेडिकेशन तो देते हैं, प्लस उनको ये भी चेक करना पड़ता है कि जो उन्होंने मेडिसिन ली वो किस तरह से काम कर रही है। यही रीजन है कि उनको लगभग 6 से 12 महीने में, कभी कभी 6 महीने पे, कभी 12 महीने पे उनको टेस्ट रेगुलरली कराने पड़ते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो वो दवाई ले रहे हैं, जो वो मेडिसिन ले रहे हैं, वो प्रॉपर डोज वाली है कि नहीं है, अब वो लेवल को मेंटेन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार इस केस में क्या होता है कि जब डोसेज ठीक नहीं होता है तो थायराइड हार्मोन कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कम पड़ रहा है, और उसकी वजह से ही क्या होता है कि जो आपको डिफरेंट रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेडिसिन ले रहे हैं उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि डोज ठीक नहीं हुई है। डोज को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए डॉक्टर्स के पास भी एक ही तरीका होता है कि वो डोज आपको देकर देखेंगे कि अभी सेट हुआ कि नहीं हुआ। आपको 20 माइक्रोग्राम का देंगे वो, और वो देखेंगे कि अभी अगर सेट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो 30 माइक्रोग्राम का देंगे या 50 माइक्रोग्राम का देंगे। तो वो इस तरह से चेक करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको रिस्क है थायराइड होने का, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का या हाइपोथायराइडिज्म होने का। तो सबसे पहले अगर आते हैं विमेन, जो लेडीज हैं उनको सबसे ज्यादा दे आर प्रेवलेंट, उनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है हाइपोथायराइडिज्म का। तो सबसे ज्यादा कॉमन अगर आप देखोगे कॉमनली मिलता है आजकल लोगों में हाइपोथायराइडिज्म लेडीज के अंदर। नेक्स्ट है जिनकी एज 60 एंड अबव है, 60 साल या उससे ऊपर है। उसके अलावा किसी को टाइप 2 डायबिटीज है अगर, या किसी की फैमिली में अगर थायराइड का प्रॉब्लम है,
तो उनको भी हो सकता है। या किसी को अगर किसी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उस केस में भी चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि लेटर ऑन उनको हो सकता है थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, आपने आजकल बहुत सुना होगा कि जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं या जो रिप्रोडक्टिव फेज में हैं, उनको आपको ये थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म। उनके केस में थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होती है, थायराइड हार्मोन कम होते हैं और उनको आपको देखने को मिलती है। और उनको यही रीजन है कि उनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। पहली बात तो कि उनका थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं डॉक्टर, और उनको थायराइड के लिए जो दवाई है, मेडिसिन है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये आपको आजकल बहुत, हाँ, यूजुअली प्रेगनेंसी वाले केस में वो टेम्पररी होता है, उस समय के लिए ही होता है, तो वो बाद में हो सकता है बंद हो जाए दवाई। बट हाँ, ये है कि उस समय हो जाती है उन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम, और अगर वो अवॉइड करती है, वो मेडिसिन नहीं लेती है, उस टाइम पर ठीक नहीं करती है, तो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने थायराइड प्रोफाइल का बहुत ध्यान रखो। अभी नेक्स्ट, जो अगर आपने सुना है थायराइड से जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, एक तो हम जो बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की, उसके अलावा गॉइटर, अगर आपने कभी सुना है, बहुत कॉमन थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर स्पेशली। और उसके अलावा होती है एक हाशिमोटोज डिजीज, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ये भी एक तरह का थायराइड डिसऑर्डर ही है।